सैंपल क्वेश्चंस हैं जो जैक बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उस प्रश्नों को ये जानेंगे कि सटीक आंसर हम लोग फटाफट कैसे उसका करके सॉल्व करें। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन को पहले डिस्कस किए हैं, और ये जो हम लोग के सामने जो क्वेश्चन है वह है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प है, सीधी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, उपर्युक्त सभी। तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि प्रकाश की किरणें जो है वह सीधी रेखा में गमन करती है। इसके कारण हमारा जो इसमें आंसर होगा वह आंसर क, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इसमें हमको ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड यूनिट पर, जो प्रमाणिक इकाइयां हैं उस पर ध्यान देना है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस मिल रहे हैं वह मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इसमें मेरा जो सही आंसर है वह है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसमें हम लोग ऑप्शन को चुनेंगे। अभी हम लोग एक प्रश्न देख रहे हैं जो हम लोग के सामने है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी को हम लोग इसको जो डिटेक्ट करेंगे, इसको जो चुनाव करेंगे वो हम लोग करेंगे सेंटीमीटर के आधार पर। कितना सेंटीमीटर है? स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, तो हमारा सही आंसर 25 सेंटीमीटर है। अब हम लोगों के सामने एक नया प्रश्न आ रहा है, वो प्रश्न है धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो डिवाइस यूज टू मेजर करंट, करंट को मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस को यूज करते हैं। तो हमारे ऑप्शंस में है एमीटर, वोल्टमीटर, थर्मामीटर, मोनोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर हमको धारा को मापना है तो धारा मापने का जो सही आंसर है वह है हमारा एमीटर, और ये हमारा सही आंसर हुआ। काहे कि वोल्टमीटर से वोल्ट को मापते हैं, मोनोमीटर से किसी दूसरे चीज के लिए, थर्मामीटर है, थर्मामीटर का यूज हम लोग टेम्परेचर के लिए करते हैं। तो इस तरह से हमारा इसमें जो ऑप्शन सही ऑप्शन मिला वह है एमीटर। अब हम लोग के सामने एक नया प्रश्न और आ रहा है, वो भी बहुविकल्प प्रश्न है। तो वह प्रश्न क्या है कि V/I का अनुपात क्या है, यानी विभवांतर बटे धारा, विभवांतर ऑब्लिक करेंट का अनुपात, रेशियो क्या कहलाता है। तो वो रेशियो हम लोग ओम के नियम से, ओम्स लॉ से पता कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ से अगर पता करते हैं तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर आता है, जो ओम्स लॉ से क्लियर होता है, वह है हमारा प्रतिरोध। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हुआ? प्रतिरोध। तो अभी तक हम लोगों ने बहुविकल्प प्रश्नों को देखा और उसके आंसर को सिलेक्ट किया, चुना। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, ज़्यादा संभावना जिसकी हो, जिस यूनिट, तो बहुविकल्प वाले प्रश्नों को उत्तर देने के लिए हमको सबसे पहले उसमें यूनिट्स को ध्यान में रखना है। तो उसी तरह से, जिस तरह से बहुविकल्प में यूनिट्स की जरूरी होती है, उसी तरह से ये जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान को भरे, वो ऐसे प्रश्नों के लिए हमको थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो थ्योरी में हमारा जो है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है, तो उसका फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी क्या होगी? तो सीधा सीधी है कि वक्रता त्रिज्या अगर r है तो उसकी फोकस दूरी, तो ये जो F = ब्लैंक दिया हुआ है, तो इस जगह पे इसका आंसर, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी फोकस दूरी। तो इसके लिए हम लोग F = r/2, अगर इसको इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कहीं पर स्मॉल r रहेगा, अगर स्मॉल r की जगह पर हमको कैपिटल R, जैसा कि हमारे प्रश्न में दिया हुआ है, तो हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं। F =
स्मॉल r बाई 2 भी नोटेशन में हो सकता है, f इक्वल टू कैपिटल R बाई 2 भी हो सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि r दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे लिए ये आंसर सही होगा। तो जो प्रश्न में जिस r का यूज किया हो, स्मॉल लेटर वाला तो स्मॉल लेटर को वहाँ दिखाएंगे, अगर कैपिटल लेटर में है तो हमारा ऑप्शन ये होगा। तो इस जगह पर हम लोग भरेंगे इस चीज को, f इक्वल टू R बाय 2। अब हमारे सामने जो प्रश्न है वो भी एक ही मार्क्स का है, लेकिन ये भी खाली स्थान है, इसमें हमको भरना है उसके यूनिट को यानी मात्रक को। तो आवेश का मात्रक क्या है? अगर हम लोग थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़े तो हम लोग को पता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। तो इस जगह पर हम लोग को जो लिखना है वह क्या लिखेंगे, कूलम्ब। बहुत सारे बुक में आपको कूलम्ब के जगह पर कूलम्ब भी मिल सकता है, तो या तो इसका यूज कीजिए या इसका यूज कीजिए, तो हम लोग कूलम्ब लिख सकते हैं। हम लोगों ने अभी तक चाहे वह बहुविकल्प वाला हो या फिर रिक्त स्थान वाला हो, वह एक एक मार्क्स के प्रश्नों को देखा और हल किया। अब हमारे सामने 2 मार्क्स के प्रश्न आ रहे हैं, तो 2 मार्क्स के प्रश्न के लिए कम से कम 2 लाइन तो बनता ही है। अगर 2 लाइन नहीं दे, और इसमें हम लोग अगर थ्योरी पढ़े हैं तो ये पता है कि परावर्तन के 2 नियम हैं, परावर्तन के 2 नियम हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इस प्रश्न के, ऐसे प्रश्न के आंसर्स के लिए, और ये भी ध्यान में रखना है कि ये हमारा सैंपल पेपर है, नमूना का पेपर है, इसमें दूसरे तरह से भी प्रश्न को पूछा जा सकता है। दूसरे कहने का मतलब, यहाँ अगर परावर्तन है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमको परावर्तन की जगह पर अपवर्तन भी पूछ सकता है, तो हम लोग अपवर्तन के भी नियम को याद रखेंगे। लेकिन हमारे सामने जो प्रश्न है वह परावर्तन के नियम को लिखे, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करेंगे। इसमें हम लोग को दिखाना है कि ये हमारा आपतित किरण है, और ये किरण जब किसी प्लेन मिरर पर फॉल किया तो ये रिफ्लेक्ट हो गया यानी परावर्तित हो गया। तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण के बीच में एक नॉर्मल होगा, जिसको कि हम लोग अभिलंब बोल सकते हैं, अभिलंब। तो ये अभिलंब, ये जो नॉर्मल है वह इस एंगल को 2 भाग में डिवाइड किया, तो ये परावर्तित किरण के कारण इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, और ये रिफ्लेक्टेड हो गया तो अपवर्तन कोण, जिसको कि R। तो हमको यहाँ पर कहता है परावर्तन के नियम को लिखे, तो पहला जो लिखना है, अगर सांकेतिक में लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे I इक्वल टू R, कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। और दूसरा जो इसका नियम होगा तो उसमें हमको लिखना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तो इसके लिए लिखेंगे आपतित, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। देख रहे हैं कि ये अभिलंब और ये हमारा परावर्तित किरण, ये सारे एक ही तल में हैं। तो ये 2 लाइन लिख देने से आपका क्या होता है, ये 2 नंबर जो है आपको मिल जाता है। तो ये बस छोटा सा बात लिखना है, आप 2 नंबर का हकदार हो जाते हैं। तो अभी बता दिए हैं कि परावर्तन के नियम है, ये हमारे सिंपल प्रश्न है, तो आपको अपवर्तन के नियम की भी तैयारी कर ले। अब हमारे पास सामने जो प्रश्न है वो भी हमारा हमको 2 अंक दे रहा है। तो प्रश्न में कह रहा है कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। अवतल दर्पण के उपयोग को, तो अवतल दर्पण का हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं। तो
इसके लिए हमको तो हम लोग के जो व्हीकल्स हैं, सवारी गाड़ियां हैं, उसके जो हेडलाइट्स हैं उसमें हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। उसके अलावा तो लिख सकते हैं मिरर का यूज करता है, वो उसमें भी जो है आपका अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। तो दो उपयोग पूछ रहा है तो हम लोग दो ही उपयोग को लिखेंगे कि कहाँ करते हैं। अब देखिए आपके सामने जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है कि 3 चालक जिनके प्रतिरोध 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम है। अब ये 3 प्रतिरोध को हम लोगों को जोड़ना है सीरीज में। तो 1, 2, 3 प्रतिरोध को हमने सीरीज में जोड़ा। तो जोड़ने के बाद उसका निकालना है हमको समतुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है, फिजिक्स में फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूला को हमने लिख लिया और ये जो R है, ये R बता रहा है समतुल्य प्रतिरोध को, और ये जो है उसके ये 3 प्रतिरोध हो गए। तो इस तरह से हम लोग लिख दिए और इसको ऐड कर देंगे 12 ओम। ये हमारा हो गया समतुल्य प्रतिरोध। एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अभी हम लोग आपको एक सैंपल के तरह बता रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है श्रेणी क्रम में, तो हमको श्रेणी क्रम में ही नहीं रुकना है, हमको इसको पार्श्व क्रम, जिसको कि पैरेलल कनेक्शन कहते हैं, उसका भी तैयारी कर लेनी है। तो ये तो हमारा हुआ कि बताने का तरीका कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको हम और किस तरह से अच्छी तरह से करें। तो इसके जो ऑप्शंस हैं उसको भी हम लोग करते जाएंगे कि श्रेणी क्रम खत्म अगर कर लेते हैं तो पार्श्व क्रम को भी करना है। तो हमारे सामने जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण हैं और इस दोष को, इस डिफेक्ट्स को हम लोग कैसे दूर करें। तो कौन सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस का रीजन क्या होगा। तो शॉर्ट साइटेडनेस क्या चीज है, शॉर्ट साइटेडनेस में सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको नजदीक की चीज तो स्पष्ट दिखेगी, नजदीक की चीजें स्पष्ट दिखेगी लेकिन दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगी। इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे और ये प्रॉब्लम क्यों होता है इसको जानना है। तो सबसे पहले हम लोग इन्हें ये जाना कि निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि जैसा नाम है, नाम पर नहीं जाना है। नाम में निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका मतलब यह है कि निकट की चीजें हमें क्लियर दिख रही है लेकिन दूर की चीजें हमें स्पष्ट नहीं दिख रही है। तो ये घटना, इस तरह का जो क्रिया है वह निकट दृष्टि दोष का आंख में होना बताता है। अब इसके कारण क्या है, इसके जो मेन कारण है वो 2 कारण है। हम लोगों के आंख में जो आई लेंस है, चक्षु ताल जिसको बोलते हैं, आई लेंस, आई बॉल, वह क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। आई बॉल का इंक्रीज करना इस बीमारी का एक कारण है। दूसरा कारण इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, एक इंक्रीज और दूसरा इलोंगेशन। तो इलोंगेशन भी एक तरह का इंक्रीज ही है जो आई लेंस में होता है, और एक है एक्सेसिव कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, एक्सेसिव कर्वेचर का बढ़ जाना। आंख में जो कर्व वाला एरिया है वह ज़्यादा हो जाएगा, या फिर आई बॉल में इलोंगेशन आ जाएगा, यानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाएगा। तो 2 कारण हुआ, एक एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस और दूसरा कारण हो गया इलोंगेशन ऑफ
हाइपोल। ये दो कारण हैं नियर साइटेडनेस के, निकट दृष्टि दोष के। तो हम लोग ये जान लिया कि निकट दृष्टि दोष क्या है, दूसरा ये भी जान लिया कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है। अब निकट दृष्टि दोष को हम लोग कैसे दूर करें, तो हम लोग जाते हैं कहाँ, अपने डॉक्टर के पास। डॉक्टर हमको क्या करता है, एक चश्मा देता है। तो अभी आपको हम लेके चल रहे हैं एक फिगर की तरफ। ये देखिए आपका आँख है, ये वाला पॉइंट। आँख के आगे वो एक लेंस देता है, इस लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस, जिसको बोलते हैं अवतल दर्पण भी। तो ये कॉनकेव लेंस या फिर इसको कॉनकेव लेंस, हिंदी में अवतल लेंस को अगर आँख के आगे सेट किया जाए, इस तरह का चश्मा अगर हम पहनेंगे तो हमारा विजन क्लियर हो जाएगा, जिससे हमें ये बीमारी से, जिसके कारण निजात मिल जाएगी, ये बीमारी से हम दूर हो जाएंगे। और एक्चुअली इसमें क्या है कि ये बीमारी यह है बिकॉज इमेज इज फॉर्म, इमेज का फॉर्म अगर रेटिना के आगे हो, अगर प्रतिबिंब रेटिना के आगे बने तो होता है। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष को हम दूर कैसे करेंगे, इन बातों को हमने जान लिया। तो हम लोग प्रश्न में देख रहे हैं कि दर्पण सूत्र। तो सबसे पहले हम लोग दर्पण सूत्र को लिख देंगे 1/f = 1/v + 1/u। ये हमारा हो गया दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र के बाद दूसरा है कि आवर्धन का सूत्र लिखिए। आवर्धन का सूत्र के लिए हम लोग लिखेंगे m = v/u या फिर m = h-/f। तो h' ये हाइट है किसका, प्रतिबिंब का, यानी इमेज का हाइट, और h जो है वो बताता है ऑब्जेक्ट के हाइट के, वस्तु के हाइट को। तो ये हमारा हो गया आवर्धन का सूत्र, यानी मैग्निफिकेशन का सूत्र। अब हम लोग के पास में एक अंकिकी, जिसको कि न्यूमेरिकल्स बोला गया है, इस न्यूमेरिकल्स में हमारे पास क्या क्या चीज है, पहले हमको वो चीज को जान लेना है। तो इसमें हमारे पास जो है वो है हमारा f और u। f, तो f जो होगा, f का वैल्यू वह -15 सेंटीमीटर, और u का वैल्यू ये है आपका -25 सेंटीमीटर। तो f = -15, u = -25। अब इसमें हमको भी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग ये जो लेंस फॉर्मूला लिखे हैं, इस लेंस फॉर्मूला पर इसको बैठा देंगे। 1/-15 = 1/v + 1/-25। तो ये पता है मैथमेटिक्स में, ये प्लस माइनस हो जाता है। तो 1/-15 इसको इधर ले आइए, 1/25 = 1/v। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 75 आएगा। ये हो गया आपका -5 और ये हो गया +3 = 1/v, जिसको आप लोग देख रहे हैं। अब इसको फिर आगे खींचेंगे तो ये हो गया आपका -2/75 = 1/v। अब v का वैल्यू निकालना है, तो -2v = 75, v = -75/2, जिसको कैलकुलेट करेंगे -37.5। तो ये माइनस साइन जो यहाँ आ रहा है, ये माइनस साइन
किसको इंडिकेट कर रहा है? ये माइनस साइन जो है वो इंडिकेट करेगा किसको? तो रियल इमेज को। हमारा जो इमेज है वह क्या होगा? रियल होगा। और ये बताएगा कि पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ 37.5, जिसको माइनस को हम लोग हटा भी सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है, ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। अब हमको साइज बताना है, तो साइज के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को लेंगे, इसमें हमारे सारे चीज मिल जाएंगे। m इक्वल टू v बाई यू भी है, m इक्वल टू h डैश बाय h भी है। अब इसमें हमको जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है h डैश को, किसके के लिए? प्रतिबिंब का साइज। तो ये h डैश बताता है किसको? तो प्रतिबिंब के साइज को। तो हम लोग लिखेंगे h डैश बाय h इक्वल टू, ये दोनों इक्वल हो जाएगा v बाय यू। अब जो चीज दिया हुआ है और हमारे प्रश्न में ही h का वैल्यू दिया हुआ है, h का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, वस्तु का साइज 4 सेंटीमीटर, तो h डैश बाय 4। और इसमें हमको दोनों वैल्यू पता है, वो क्या है? 37.5 बाय u का वैल्यू आप लोग यहां से भी ले सकते हैं 25। अब इसको क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर अगर h का वैल्यू निकालते हैं तो 37.5 इंटू 4 बाय 25। अब इसको अगर कैलकुलेट अगर करते हैं तो 37.5 है, नीचे में आप कर दीजिए 25 इंटू 10, ये आपका कट गया 15 बार में, ये आ गया कितना? 60 बाय 10। इससे हमारा ये 6 सेंटीमीटर निकला। तो ये जो है 6 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया? साइज किसका? तो प्रतिबिंब का। ये प्रतिबिंब का साइज 6 सेंटीमीटर कैलकुलेट हो गया। हाँ बच्चों, अब जो हम लोग एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं, वो हम लोग का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो काफी संभावना है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभी हम लोग के सामने जो प्रश्न है वो क्या है? ओम का नियम लिखें। ओम का नियम लिखें और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हम लोग बताएं, जिसके लिए आपके बोर्ड पर 3 फिगर दिया हुआ है, इसको भी ध्यान में रखना है। और ओम का नियम क्या है? ओम का नियम ये कहता है कि किसी भी सर्किट से अगर धारा बह रही है तो उस सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वो सीधा समानुपाती होगा, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कि हम लोग V बोलते हैं, ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का। V पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, और I जो है उसमें बहने वाली धारा है। तो V प्रोपोर्शनल टू I, यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगा, या धारा बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। ऐसा कहना था किसको? किस ओम का। तो इसको हम लोग कह सकते ओम के नियम के अनुसार। तो ये है आपका ओम्स लॉ, ओम का नियम, यही है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये हो गया। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करें तो ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग इक्वल टू एक कांस्टेंट R लेते हैं, I लिखते हैं। तो ये R जो है वह क्या कहलाएगा? R इज रेसिस्टेंस, जिसको प्रतिरोध बोला गया है। ये हो गया प्रतिरोध। तो इससे और हम डिराइव कर सकते हैं, अगर R का वैल्यू निकालेंगे तो V बाय I होगा,
इससे अगर हम I का वैल्यू निकालेंगे तो V बाय R होगा। R निकालें तो V बाय I निकालेंगे V बाय R। तो ये ओम्स लॉ से ये दोनों निकला। अब ये ओम्स लॉ हो गया, लेकिन इसका कहता है हमको कि इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। प्रायोगिक सत्यापन के लिए हमको इस तरह का सर्किट सेटअप करना पड़ेगा। इस सर्किट में क्या क्या चीज है? आमीटर है, वोल्ट मीटर है, रियोस्टेट है जिसको कि धारा मापी नियंत्रक बोलते हैं, रियोस्टेट धारा नियंत्रक। एमीटर से हम लोग धारा को कंट्रोल करते हैं, वोल्ट मीटर जो हमारे वोल्ट को बताता है। ये सारे सर्किट में डाला हुआ है। सर्किट में डालने पर इस तरह से हमारा एक सर्किट बनेगा जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर है, एमीटर है, बैटरी है, प्लग है, रियोस्टेट है। जब इसमें हम करंट को फ्लो करते हैं किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा। तो जैसे जैसे करंट डालेंगे उस तरह से जो है इसमें वेरिएशन आएगा। क्या वेरिएशन आएगा? वोल्ट मीटर बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0.1 अगर करंट है तो वोल्ट मीटर हो जाता है 0.4। करंट अगर डालते हैं 0.2 तो ये 0.8 उसका वोल्ट हो जाता है। और 0.3 डालते हैं तो उस तरह से 1.2 हो जाता है। क्या? तो वोल्ट मीटर। तो ये सारे डिजिट को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो ग्राफ में प्लॉट करने के बाद अगर हम सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो वह एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, सीधी रेखा में जाएगा। और सीधी रेखा में जाना ये बतलाता है कि हमारा ओम्स लॉ जो कि भी समानुपाती है I के, वो उसको सत्यापित करता है। तो हमारा ग्राफ ये आना चाहिए। कब? जब हम एमीटर से अलग अलग करंट को डालें, उसके रेस्पेक्ट में जो है हमारा वोल्ट उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा और हमको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो है वही बताता है कि हमारा ये लॉ वेरीफाइड हो गया। जो हमने ओम का नियम डिस्कस किया उसको कैसे लिखेंगे वो बताया, ओम का नियम से क्या किए। अब उसी के अथवा में या में एक प्रश्न और है जिसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी पार्श्वक्रम संयोजन। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो पार्श्वक्रम संयोजन के लिए हम लोग किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हमको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा कि पार्श्वक्रम संयोजन कैसे कहते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक रेसिस्टर, दूसरा रेसिस्टर, ये तीसरा रेसिस्टर, ये सारे रेसिस्टर एक दूसरे से पैरेलल क्रम में जुड़े हों। अगर इस तरह से 3 रेसिस्टर या 3 से ज्यादा रेसिस्टर पैरेलल क्रम में जुड़ा रहता है किसी सर्किट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम लोग क्या करेंगे कि एक चीज और देख रहे हैं कि इसमें जो करंट पास हो रहा है, इस सर्किट में जो करंट यहां से निकला और ये करंट जो जा रहा है, यहाँ पे आने के बाद करंट हमारा 3 भाग में बंट गया। ये भाग जिसको कि अगर करंट यहाँ से I निकल रहा है तो यहाँ से सीधा गया और यहाँ आकर के इस सर्किट में चला गया। फिर दूसरा इस सर्किट में आपका I2 बन गया और इस सर्किट में I3, यानी यहाँ पर करंट बंट गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर जब वह इस पॉइंट पर पहुंचा तो फिर सारे करंट आपस में मिल गए। सारे करंट जो है आपस में मिल गए, यहां से डिस्ट्रीब्यूट हुआ और यहां पर जाके मिल गया। I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इधर देख रहे हैं, इधर से करंट गया और डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर जब वापस जा रहा है सर्किट में तो यहाँ पर आकर के सारा करंट आपस में मिल जाता है। तो ये मिल जाने के बाद फिर वही करंट वापस फ्लो करना शुरू हो जाता है। अब हमको ये वेरीफाई करना है कि ये जो है ये फॉर्मूला हम कैसे लाए, जो बताता है किसको? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस
यानी समतुल्य प्रतिरोध को। इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, किसका हेल्प लेंगे, तो ओम्स लॉ का हेल्प लेंगे। तो ओम्स लॉ में हम लोग जानते हैं कि V, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग प्रूव किए थे कि V इक्वल टू IR। अगर हम लोग इसमें से I का वैल्यू निकालते हैं तो V बाय R होता है। I का वैल्यू V बाय R। अब इस चीज के लिए हम लोग एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे जिससे हमारा ये चीज निकल जाएगा। तो वो कैसे निकलेगा, तो हम लोग इस फॉर्मूला को यहाँ लिखे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये जो ओम्स लॉ से जो डिराइव किया हुआ निकला हुआ फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम लोग इसमें पुट करें। तो I के लिए तो हम लोग V बाय R लिखेंगे। I1 है तो I1 के लिए I1 था, इसलिए R1 हो गया। उसमें हम लोग भी देख रहे हैं कि इसमें 3 रेसिस्टेंस हैं, 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं। एक R1 है, एक R2 है, एक I3 है। तो फॉर्मूला को अगर कंबाइन मिलाते हैं तो V बाय R1, सिमिलरली V बाय R2, सिमिलरली V बाय R3। अब क्या देख रहे हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों तरफ V कॉमन है। तो अब ये V बाय R को हमने यहाँ लिखा और इसमें से V कॉमन निकाल दिया। तो ये हो गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब दोनों तरफ V है, ये V और ये V दोनों कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद इस जगह पर 1 बाय R, यहाँ पर 1 बाय R1, यहाँ 1 बाय R2, इस जगह 1 बाय R3 लिखे। और यही चीज हमको लाना था जो यहाँ है। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन करके हम लोग इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। किसके हेल्प से, तो ओम्स लॉ के हेल्प से। और ये सर्किट डायग्राम आपको शो करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन पूरा होगा। तो एक चीज हम लोगों ने कहा था कि ये हम लोग का सैंपल पेपर है, नमूने का प्रश्न है। अगर हम लोग सॉल्व किए हैं पार्श्व क्रम संयोजन को, पैरेलल कॉम्बिनेशन को, तो हम लोग एग्जामिनेशन के पर्पस से इसका अल्टरनेट श्रेणी क्रम संयोजन उसको भी तैयार कर लेंगे, जिससे कि हमको फायदा होगा एग्जामिनेशन में और हमारे प्रश्न छूटेंगे नहीं।